रामगढ़ नाम के गांव में एक महान राजा रहा करते थे और दूसरी तरफ था गरीब मोची श्याम। जहां राजा को अलग अलग सुंदर जूतों का शौक था, वही राजा की नजर से दूर श्याम एक झोपड़ी में अपनी पत्नी राधा के साथ रहा करता था और पूरे फटे हुए जूतों को सील कर नया और चमचमाता हुआ बना देता था। लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। उसकी एक खास बात थी कि जब भी जूते सिलने बैठता था तो धीमी आवाज में गाना जरूर गाया करता था। राजा विक्रम को हर बार अपने नए जूते दिखाने का शौक था और उनके जूते हमेशा सबसे अच्छे होते थे। उनके महल में एक बहुत ही कुशल मोची था जिसका नाम राघव था। राघव जूते सिलने में माहिर था, लेकिन फिर भी राजा विक्रम उसके काम से संतुष्ट नहीं थे। राघव, तुमसे अच्छे जूते कोई नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो और भी बेहतरीन हो। महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन जूते कभी कभी आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं बन पाते। राजा विक्रम को ये बात बहुत परेशान करती थी। उन्हें लगता था कि राघव और अच्छा काम नहीं कर पा रहा है। एक दिन राजा विक्रम को ये खबर मिली कि पास के एक छोटे से गांव में एक गरीब मोची श्याम रहता है, जो पुराने और टूटे फूटे जूतों और चप्पलों से शानदार जूते बनाता है। महाराज, आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है मेरे पास। जल्दी बोलो दासी, क्या खबर है? महाराज, मैंने सुना है कि गांव के एक कोने में एक गरीब मोची रहता है। वो बहुत मेहनती है और वो बेहद खूबसूरत जूते सिलाता है। क्यों ना आप उसे एक मौका देकर देखें? आप जरूर खुश हो जाएंगे। मैंने हर गांव वाले से उसकी तारीफ सुनी है। श्याम गरीब होने के बावजूद अपनी मेहनत और हुनर से सभी को हैरान कर देता था। वो अपने काम के दौरान एक प्यारा सा गाना गाता था जो उसे उसके पूर्वजों से मिला था, और वही गाना उसे उसके काम करने की प्रेरणा देता था। क्या सच में ऐसा मोची है जो पुराने जूतों से ऐसे सुंदर जूते बना सकता है? मुझे उसे जरूर देखना चाहिए। राजा विक्रम ने श्याम को महल बुलाया और उसे चुनौती दी कि वो राघव के साथ एक प्रतियोगिता में हिस्सा ले। महल में श्याम आया और राजा विक्रम ने दोनों मोचियों को चुनौती दी। अब ये तुम दोनों की परीक्षा है। जो मुझे सबसे सुंदर जूते बनाकर दिखाएगा उसे ही राजमोची का ओहदा मिलेगा। अब तुम दोनों अपना काम शुरू कर सकते हो। ये प्रतियोगिता उन दोनों के हुनर की एक बड़ी परीक्षा थी। श्याम ने अपने पुराने औजारों से जूते बनाने की शुरुआत करने से पहले भगवान की प्रार्थना करने लगा और एक बहुत ही प्यारा गाना गाने लगा। उसकी आवाज में एक अद्भुत सादगी और शांति थी जो उसके काम में रूहानियत जोड़ रही थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा गा रहा है। इसकी आवाज में कुछ खास बात है। लेकिन जैसे ही श्याम ने अपने औजारों का डब्बा खोला तो देखा उसमें औजारों के बदले सिर्फ कुछ कपड़े के कतरन थे। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोले और क्या करे। राजा और बाकी सब ने भी उस डब्बे को देखा। राघव अजीब सी हंसी हंसने लगा और राजा गुस्से से लाल हो गया। क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? क्या तुम सचमुच में एक अच्छे मोची हो या सिर्फ दिखावा कर रहे हो? तुम में सच में हुनर है भी या नहीं? महाराज, मुझे लगता है कि श्याम ने जानबूझकर अपने औजार गायब किए हैं। ये सिर्फ इसकी एक चाल है ताकि वो हमारे मुकाबले को जीत सके। इसे सजा मिलनी चाहिए। राजा विक्रम ने गुस्से में आकर श्याम को बहुत बड़ी चेतावनी दे दी, लेकिन श्याम की आंखों में निराशा और घबराहट थी। वो अपनी सच्चाई साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। महाराज, मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूँ। मेरे पास अच्छे औजार नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी कला से काम करता हूँ। कृपया मुझे एक मौका दे। सिर्फ एक मौका चाहिए मुझे महाराज। तुम ठीक कह रहे हो। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम्हें औजार चाहिए, मैं तुम्हें औजार देता हूँ, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा।
इसलिए सोच समझकर काम करना। अगर मुझे गुस्सा आया तो तुम्हें सजा मिलेगी। जी महाराज, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। राजा विक्रम ने शाम को नए औजार दिए और प्रतियोगिता फिर से शुरू हो गई। शाम ने फिर से अपने पुराने गाने को गाया जो उसे उसके पूर्वजों से मिला था। वो गाना उसके दिल को ताजगी और प्रेरणा दे रहा था। शाम ने बहुत मेहनत की और कुछ ही समय में खूबसूरत जूते बना दिए। वही राघव के बनाए जूते बहुत ही खराब बने थे। राघव को ये देखकर बहुत चिढ़ हो गई थी क्योंकि उसने शाम के औजार चुराए थे ताकि वो हार जाए। लेकिन राजा विक्रम ने शाम के हुनर को देखकर उसे विजेता घोषित किया। शाम, तुमने बहुत मेहनत की है। तुम मेरे नए राजपूजी हो। और राघव, तुम शाम के औजार वापस कर दो उसे। पर महाराज, मेरे पास उसके औजार नहीं है। झूठ बोलना बंद करो। मुझे दासी ने पहले ही बता दिया था कि तुमने शाम के औजार चुराए थे ताकि वो हार जाए। दासी ने तुम्हें सब करते हुए देख लिया था। अब अपनी गलती को स्वीकार करो और उसके औजार उसे वापस कर दो। राघव ने शाम को उसके औजार वापस दे दिए और शाम खुशी से झूमने लगा। पर मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मुझसे चालाकी करने के जुर्म में और परीक्षा में बेईमानी करने के लिए राघव, तुम्हें सजा मिलती है कि तुम अब राजमोची नहीं रहे और तुम्हें गांव से निकाला जाता है। राजा विक्रम को ये देखकर बहुत खुशी हुई कि शाम ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया। राजा विक्रम ने राघव को सजा दी क्योंकि उसने शाम के औजार चुराए थे। अब शाम राजा विक्रम का नया मोची बन गया और उसकी कला ने राजा और सभी लोगों को प्रभावित किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ईमानदारी और मेहनत से कभी हार नहीं होती। जो लोग अपनी कला और हुनर से सच्चाई से काम करते हैं, वही असली विजेता होते हैं। आइए हम सभी अपने जीवन में ईमानदारी से काम करें और कभी भी किसी को उसकी मेहनत के लिए नीचा न दिखाएं। रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सुमन के साथ संबलपुर नाम के गांव में रहता था। वो बेचारा रात दिन मेहनत करके अपने खेत में फसल उगाने की कोशिश में लगा रहता था, लेकिन उसे कभी सफलता हाथ नहीं लगती। रामू दिल का एक बहुत ही नेक और अच्छा इंसान था। हे भगवान, कितनी मेहनत करता हूँ फिर भी कुछ नहीं मिलता। खेत में कुछ उगता ही नहीं। रामू की पत्नी सुमन उसके पास आती है। कुछ खाने को नहीं बचा है, क्या करेंगे अब? सुमन, मैं कुछ ना कुछ उपाय जरूर करूँगा, तुम चिंता मत करो। रामू अपने खेत में बैठकर अपने सूखे खेत को देख रहा है क्योंकि बारिश न होने की वजह से उसके खेत में एक अनाज का दाना तक नहीं उगा। रामू इतना गरीब है कि वो अलग से पानी की व्यवस्था भी नहीं कर सकता। वो दिल का बहुत अच्छा और सच्चा इंसान है जो हर किसी की सेवा करता है। लेकिन आज रामू इतना दुखी था कि उसके दिल में अचानक ही आत्महत्या का ख्याल आता है। ऐसे तिल तिल जीकर मरने से अच्छा है मैं एक ही बार में अपनी जान दे दूं, यही ठीक रहेगा। कल ही अपने लिए जहर खरीदकर उसे पी लूंगा। उसके मन में आत्महत्या का ख्याल आते ही अचानक वहाँ एक रहस्यमय आवाज आती है। आत्महत्या किसी भी परेशानी का हल नहीं है। आत्महत्या बुज़दिल करते हैं। कौन है? कौन बोल रहा है? ये जरूरी नहीं कि मैं कौन हूँ, बल्कि ये जरूरी है मैं क्या बोल रहा हूँ, उसे सुनो। उस आवाज को सुनकर रामू डर के मारे कांपने लगता है। रामू आगे कुछ कहता कि अगले ही पल उसे अपनी आंखों के सामने एक तेज रोशनी महसूस होती है। अगली सुबह रामू रामू उठो, रामू आंखें खोलो और जरा अपने खेतों को देखो। सुमन की आवाज सुनकर रामू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही उसकी आंखें पूरी तरह से खुलती है वो एकदम से चौंक जाता है। रामू हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से सुमन की तरफ देखता है। सुमन,
क्या क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? ये हमारा खेत है, लेकिन इसमें फसल कैसे उग गई? मैंने तो एक भी पानी की बूंद नहीं डाली, फिर भी ये चमत्कार कैसे हो गया सुमन? ओफो रामू, इतने दिनों बाद इतनी खुशी मिली है और तुम उसमें भी क्या क्या करके नजर लगा रहे हो। लेकिन सुमन, लेकिन कुछ नहीं रामू, जल्दी से उठो और हम दोनों काम पर जुट जाते हैं, तभी तो हमें हमारी फसल के अच्छे दाम मिलेंगे। सुमन की बात सुनकर रामू जल्दी जल्दी हाथ चलाना शुरू कर देता है। वो दोनों अपनी फसल को शहर में बेचने का फैसला करते हैं। उनकी अनाज की क्वालिटी देख दुकानदार दंग रह जाते हैं और रामू की फसल दुगने दामों में बिकती है। रामू फिर से उस रात खेत में जाकर बैठ जाता है और आज उसके साथ सुमन भी थी। रामू हाथ जोड़कर उस आवाज से प्रार्थना करता है कि वह उससे बात करे। रामू, ये बस एक शुरुआत है। तुम्हें और जीवन में अभी बहुत सफलता मिलेगी, लेकिन एक शर्त पर। लेकिन तुम किसी को अपने मुंह से नहीं बता सकते कि तुम एक गुप्त आवाज से बात करते हो। अगर तुमने ऐसा किया तो इन सब चीजों पर विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। ये सुनकर सुमन घबराकर अपने दोनों हाथ जोड़ लेती है। नहीं, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन क्या आप हमें नहीं बता सकते कि आप कौन हो? थोड़ा धीरज रखो, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा, लेकिन तब तक चुप रहना। वो दोनों ये सुनकर फिर से अपने हाथ जोड़ लेते हैं और वापस घर आ जाते हैं। उनकी फसल दुगने दामों में बिकने की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और धीरे धीरे वो खबर गांव के मुखिया चंद्रा के पास भी पहुंचती है। ये सुनकर वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और सारा गांव मिलकर मुखिया के साथ रामू के खेत पर इकट्ठा हो जाता है। रामू, ये सब कैसे हुआ? क्या तुमने कोई जादू टोना किया है या किसी दूसरे की फसल चोरी करके बेची है? हाँ हाँ मुखिया जी, ये चोर है। इसके पास तो खेतों को सिंचने के पैसे भी नहीं थे, फिर कैसे बेची इसने फसल? 2 दिन पहले तक तो कुछ नहीं था यहाँ पर। चोर है ये, इसने जरूर रातों रात मेरी फसल गायब की है, तभी तो इस बार मेरे खेत में कड़ी फसल गायब हो गई। मारो इसे, चोर है ये। तो फिर मार। सारे गांव वाले रामू को मारना शुरू कर देते हैं। मुखिया गुस्से में उसके पैर पर डंडा मारता है और रामू चीख उठता है। ये देखकर सुमन रोते हुए कहती है, रामू सच बोल दो, वरना ये बेरहम लोग तुम्हारी जान ले लेंगे। नहीं सुमन, जिनकी वजह से हमें ये सब कुछ मिला है, मैं उनके लिए अपना वादा नहीं तोड़ूंगा, कभी नहीं, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। जैसे ही मुखिया रामू को मारने के लिए आगे बढ़ता है, अगले ही पल वो सब जैसे अपनी जगह पर ही जम जाते हैं। वो चाहकर भी नहीं हिल पाते। तभी सबको चौंकाते हुए वहाँ एक भारी और गंभीर आवाज आती है। रुक जाओ, किसी ने अगर रामू को हाथ भी लगाया तो तुम्हारे गांव का नामो निशान मिटा दूंगा। वो मेरा सबसे प्यारा बेटा है, अगर उसे कुछ हुआ तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। उस आवाज को सुनकर सभी लोग बुरी तरह से चौंक जाते हैं और रामू हाथ जोड़ लेता है। आप आ गए, अब आप ही मेरी बेगुनाही का सबूत दीजिए। ये सब मुझे चोर बुला रहे हैं, मैं चोर नहीं हूँ। आज आपको हम सबके सामने आना ही होगा। रामू के इतना कहते ही वो पूरा का पूरा खेत हिलने लगता है, जैसे कि कोई भूकंप आया हो। सारे आदमी जो अपनी जगह पर जमे हुए थे, वो भी एक लकड़ी की तरह हिलना शुरू कर देते हैं। सब लोग हैरानी से देखते हैं कि रामू के खेत में खड़ा हुआ बड़ा सा नीम का पेड़ सोने के जैसे जगमगा रहा है और रामू के पूरे खेत में सुनहरी रोशनी बिखरी हुई है। वहाँ फिर से वो आवाज आती है, ये मैं हूँ, जादुई पेड़, और ये सब कुछ मैंने ही किया। मैं युवों से इस धरती पर मौजूद हूँ और हर एक युवा में ऐसे 2 इंसानों को ढूंढता हूँ जिन्हें मेरे जादू का लाभ हो सके।
और इस बार ये सौभाग्य रामू को मिला है। भले ही ये गरीब है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा और नेक इंसान है। मैं इतने सालों से यहाँ पर खड़ा हूँ। आज तक सबने मेरा लाभ तो उठाया, लेकिन कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। आसपास और गंदगी फैलाई। सिर्फ एक रामू ही था जो हमेशा मेरी देखभाल करता रहा। इसलिए मेरा लाभ सिर्फ और सिर्फ रामू को मिला और हमेशा मिलता रहेगा। इस गांव में किसी ने उसे परेशान किया तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। जैसे इस भीमा की फसल मैंने गायब की थी क्योंकि इसने रामू के खेत में पिछले साल आग लगाई थी। इतना सुनकर सब लोग अपने हाथ जोड़ लेते हैं और रामू से माफी मांगते हैं। गांव का मुखिया भी उससे माफी मांगता है। रामू सबको माफ कर देता है। ये जादुई पेड़ सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि हम सबका है। पूरा गांव एक परिवार है। मैं इस पेड़ से प्रार्थना करूंगा कि ये सबके ऊपर अपना लाभ बरसाए। जो इंसान स्वार्थ भाव से अपना कर्म न करके दूसरे की सेवा करता है, उसे देर सवेर उसका फल जरूर मिलता है, जैसे रामू को मिला और उसकी वजह से दूसरों को भी। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानी देखने और सुनने का शौक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही एक रोचक कहानी के लिए लाइक तो बनता ही है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक समय की बात है, झूलनपुर गांव में रमिया अपने बेटे सूरज के साथ रहती थी। रमिया लालची प्रवृत्ति की औरत थी। उसे हमेशा से ही पैसे, सोना चांदी और ऐशो आराम से प्यार था। उसके लिए पैसों के सामने रिश्तों का कोई महत्व नहीं था। रमिया का बेटा, जो कि एक आईटी कंपनी में काम करता था, उसका स्वभाव अपनी माँ से बिल्कुल अलग था। वो बहुत ही शांत स्वभाव और अच्छा लड़का था। रमिया अपने बेटे की शादी के लिए लड़की देख रही थी। वो बहुत ही अमीर घर की लड़की ढूंढ रही थी, जिससे कि उसे बहुत सारा दहेज मिल सके। घर में पंडित आए हुए थे जो लड़कियों की तस्वीर दिखा रहे थे। रमिया पंडित से बोलती है, देखिए पंडित जी, अभी तक आपने जितनी भी लड़की दिखाई है मुझे कोई पसंद नहीं। मुझे अमीर घर की लड़की चाहिए जिससे कि अच्छे खासे दहेज मिल सके। अब माता जी, दहेज का क्या कीजिएगा? अगर आपके घर में संस्कारी बहू आएगी अब तो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और लक्ष्मी सब आएगी। देखिए पंडित जी, आप बस लड़की दिखाइए, बाकी दहेज लेना देना आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप मुझे न सिखाएं, मुझे अच्छे से पता है कि क्या करना है और क्या नहीं। अब ठीक है माता जी, ठीक है। अब आप ये तस्वीर देखिए, ये लड़की आपको पसंद आएगी। अरे भाई, लड़की तो अमीर लगती है और सुंदर भी है। बिल्कुल ठीक है मेरे सूरज के लिए। क्यों पंडित जी? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल माता जी। ठीक है पंडित जी, बात आगे चलाइए। हम 2 दिन बाद लड़की देखने जाएंगे। जी अच्छा माता जी, अब मैं चलता हूँ। सूरज शाम को जब घर आता है तो रमिया उससे बोलती है, बेटा सूरज, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। माँ, इसकी अभी क्या जरूरत है? अभी तो मेरी जॉब लगी है। अरे बेटा, जरूरी क्यों नहीं है? तेरी अब उम्र हो गई है शादी करने की। लड़की बहुत सुंदर है। बेटा, 2 दिन बाद जाएंगे लड़की वालों के घर। ठीक है माँ, जो आपको ठीक लगे। धीरे धीरे आस पड़ोस में बात फैल गई। सब औरत रमिया को मुबारकबाद देने आते हैं। वाह रमिया, सुना है तूने तो बहुत सुंदर बहू देखी है अपने बेटे के लिए। अरे वो सब छोड़ो रमिया बहन, ये बताओ कि दहेज क्या क्या लोगी? अरे बहन, अभी सिर्फ अच्छी है। 2 दिन बाद जाएंगे आगे की बात चलाने, और दहेज तो अच्छा खासा लूंगी। एक लौता बेटा है मेरा। 2 दिन बाद रम्या अपने बेटे के साथ लड़की के घर जाती है। पंडित भी पहले से ही वहाँ पर था। लड़की के पिता सुरेश रम्या का स्वागत करते हैं। सब लोग घर में जाते हैं। कुछ देर बातें होती है, फिर रम्या बोलती है, भाई साहब, लड़की को बुलाएं, थोड़ा बात करते हैं।
उसे फिर आगे लेन देन की बात करते हैं। तभी चाय लेकर एक बहुत सुंदर लड़की आती है। रम्या बोलती है, भाई हमको तो लड़की पसंद है। बेटी तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम मीरा है। बहुत अच्छा नाम है मीरा। थोड़ी देर बाद सुरेश बोलता है, बहन जी, बताइए आपकी क्या मांग है? भाई साहब 10 लाख रुपया, सोने की अंगूठी और सोने की चैन, और आपकी बेटी है, जो आपका मन करे वो दे देना। उसके बाद सब घर चले जाते हैं। घर जाकर सूरज अपनी माँ से बोलता है, माँ, दहेज की क्या जरूरत थी? और वो मांग भी ली तो इतना ज्यादा दहेज? वो लोग कैसे देंगे इतने पैसे? तो चिंता मत कर, शादियाँ ऐसी ही होती है बेटा। धीरे धीरे शादी का दिन आ जाता है। सभी लोग तैयारी में लग जाते हैं। लड़का और लड़की मंडप में बैठ चुके थे। तभी रम्या बोलती है, रुको, अभी तक मुझे पूरे पैसे दहेज के नहीं मिले हैं, इसीलिए शादी अभी होगी नहीं। अब बहन की शादी का दिन था, इसलिए इतने पैसे अभी जुगाड़ नहीं हो सके, लेकिन शादी हो जाने दीजिए। मैं शादी के बाद धीरे धीरे आपको सब पैसे दे दूंगा। अब बस कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। लेकिन रम्या अपनी बात से हट नहीं रही थी। वो अपने जिद पर ही थी। उसे पूरे दहेज के पैसे चाहिए, तभी शादी होगी। रम्या की पड़ोसन उसे समझाती है और तभी पंडित भी बोलता है, माता जी, इस मुहूर्त में आपके बेटे की शादी अगर नहीं हुई तो फिर 4 साल रुकना पड़ जाएगा शादी के लिए। इसलिए शादी हो जाने दीजिए। लेन देन की तो बात शादी के बाद भी होती रहेगी। पंडित की बात मानकर रम्या शादी के लिए तैयार हो जाती है। फिर हंसी खुशी शादी हो जाती है। मीरा अब अपने ससुराल में सास की सेवा करती है, लेकिन रम्या को तो अभी तक दहेज चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं मिला था। मीरा और सूरज के शादी को 1 महीने हो गए थे। मीरा के घर से अभी तक पैसे नहीं आए थे। रम्या अब अपने बहू को देख नहीं सकती थी। इधर मीरा के घर में आने से सूरज की जिंदगी अच्छी हो गई थी। उसे कंपनी में प्रमोशन मिल गया था, अच्छी खासी सैलरी हो गई थी। लेकिन रम्या को ये सब नहीं दिख रहा था। उसे केवल दहेज के पैसे चाहिए थे। वो पैसों में बिल्कुल अंधी हो गई थी, जो उसे अपने बेटे की खुशी भी नहीं दिख रही थी। इसीलिए अब रम्या अपने सास के रंग में आने लगी। वो अब मीरा को सताने लगी, उसे बहुत काम करवाती और मारती भी थी। सूरज कुछ दिनों के लिए कंपनी के काम से बाहर चला जाता है। इधर रम्या अपने बहू से बोलती है, सुन रही, फोन करके अपने बाप को बोल दे, अगर मुझे पूरे पैसे नहीं मिले तो तेरे साथ जो होगा वो किसी ने नहीं सोचा होगा। माँ जी, मेरे पिताजी इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, आप हमें माफ कर दीजिए। मैं आपके सारे काम करूँगी, लेकिन मेरे पिताजी अब पैसे नहीं दे पाएंगे। उन्होंने बहुत मुश्किल से मेरी शादी कराई है, वो पहले से ही बहुत कर्ज में होंगे, अब और पैसे नहीं दे पाएंगे माँ। ये बात सुनते ही रम्या जैसे गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने मीरा को डंडे से बहुत मारा और जब उसे इससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसने मीरा के बाल में आग लगा दी। मीरा जोर जोर से चिल्लाने लगी। जैसे तैसे करके उसने आग बुझाई, लेकिन तब तक उसके बाल जल चुके थे और लड़के जैसे छोटे छोटे हो गए थे। मीरा ये सब देख न सकी और वहीं बेहोश होकर गिर गई। तभी सूरज घर आता है और ये सब देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ से बोलता है, माँ, तुम पागल हो गई हो? ऐसे जानवरों जैसे अपनी बहू के साथ कौन करता है, वो भी सिर्फ दहेज के लिए? तुमको पहले भी मना किया था कि दहेज मत लो। अरे ये इस घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी। तुमको दिखता नहीं है? इसके आने से मुझे प्रमोशन मिला, मेरी सैलरी डबल हो गई है। ये इस घर के लिए शुभ है। ये सब तुम्हें दिखता नहीं, सिर्फ तुम पैसे में अंधी हो गई हो। रम्या की आंख खुल जाती है। वो अपने बेटे से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं पैसे के लालच में अंधी हो गई थी। मुझे तुम्हारी खुशी, इस घर की खुशी नहीं दिखी, मुझे माफ कर दो। मीरा को भी होश आ जाता है। वो रम्या से बोलती है, माँ बच्चों को आशीर्वाद देते हुए अच्छी लगती है, माफी मांगते हुए नहीं। रम्या एक अच्छी सास बन जाती है और फिर तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।